गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। कल बात हो रही थी कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में कोई कमी है तो वो दूर होने लगती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आपका बैलेंस होने लगता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद एक सवाल आया था कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है क्या। तो हमने ये कहा वैसे तो आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 6 में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक देख लीजिए थोड़ा मोटा मोटा सामान्य परिचय तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का, ताकि समझ में आ जाए। बस 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। नर्वस सिस्टम का सामान्य परिचय। नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपका शरीर है, आपके शरीर में क्रियाएं हो रही, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैं हाथ भी थोड़ा एक्शन कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ इधर उधर, कभी लिखना होगा लिख भी रहा हूँ। तो जितनी क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में, चाहे आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चाहे दैहिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे अपने आप हार्ट बीट बढ़ रहा है, हो रहा है, हार्ट काम कर रहा है, जितनी क्रियाएं हो रही हैं सारी क्रियाओं को कोई एक सिस्टम है जो नियंत्रित करता है। कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना ब्रेन नियंत्रित करता है। ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ही सबका मालिक है पूरे शरीर का। तो ब्रेन मतलब क्या है, माथा क्या है, उसके अंदर कोई सिस्टम है जो सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो सामान्य भाषा में आपकी जितनी क्रियाएं, जितने काम हैं, उसको जो नियंत्रित करता है, जिस सिस्टम के थ्रू वो नियंत्रित होता है, उस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं, मोटा मोटा। और नर्वस सिस्टम में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला होता है आपका ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन से ही सारा कुछ हो रहा है, उसी में वो सिस्टम का जो है कमांड सेंटर वही है। दूसरा है कि उस सिस्टम काम कहाँ से, उसके रास्ते क्या है। तो रीढ़ की हड्डी, ब्रेन से देखिए गर्दन जुड़ा हुआ है, अब गर्दन से कैसे वो वहां से नसें भेजेगा, कैसे वहां से जो है सारे नर्व्स को भेजेगा, तो रीढ़ की हड्डी के थ्रू भेजता है। कंठ से नहीं भेज रहा, रीढ़ की हड्डी के थ्रू भेज रहा है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट उसका रास्ता हुआ पहुंचने का, अगर सेना जा रही है तो सेना कैसे जा रही है उसको भेजने के लिए रास्ते हैं। तो वो दूसरा हो गया आपका रीढ़ की हड्डी, इंपॉर्टेंट उसका। और तीसरा है जो गोला बारूद है, उसको कह लीजिए कि तंत्रिकाएं हैं, पूरा सिस्टम। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये 3 महत्वपूर्ण भाग हो गए, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं। मतलब एक तंत्रिका मतलब कोशिका, नर्व्स होता है जिसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो नर्व्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जो संदेश जिस रेशे के थ्रू भेजा जाता है, यानी नर्वस सिस्टम की मूल इकाई है। जैसे घर है तो घर में ईंट लगी हुई है, वैसे ही नर्वस सिस्टम में छोटी छोटी कोशिकाएं जुड़ी हुई है, उसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स को वो जो कोशिका है न्यूरॉन वाली, वो किस सिस्टम का हिस्सा है, वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। वो क्या करता है, आपके शरीर में हर जगह है, यहाँ पर है, कोई चीज टच हुआ, किसी चीज, कोई चीज यहाँ बैठा, वो नर्व्स तुरंत ब्रेन को बताता है कि यहाँ एक मक्खी बैठी, हाथ हम झटक देते हैं, हटाओ इसको। तो ये कार्य भी तंत्रिका के द्वारा, नर्व्स के द्वारा हो रहा है। मैसेज भेज रहा है ब्रेन में, और ब्रेन से फिर मैसेज आ रहा है कि हाथ हटाओ। और किसके थ्रू जा रहा है, रीढ़ की हड्डी के थ्रू ब्रेन तक मैसेज जा रहा है। तो ये मोटा मोटा हम जान रहे हैं। अब न्यूरॉन्स जो है, जिसको कह रहे हैं वो कोशिका जो मैसेज भेजने, संवाद वाहक का जो काम कर रहा है, वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। सर एक ये अभी मोटा पढ़ा। मोटा, अच्छा अभी पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी, अभी गुलशन सर ने पढ़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बस मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हो गया आपको संवेदी न्यूरॉन्स, तीसरा है इंटर न्यूरॉन जो दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। तो अब आप ऐसा कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है आपके शरीर का कमांड सेंटर है। यानी जितनी क्रियाएं होती हैं, सोचना, बोलना, चलना फिरना, हृदय गति, श्वास लेना, सारा कुछ किससे कंट्रोल हो रहा है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है। अब नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी पढ़ लिया हुआ आप लोगों ने अभी, या ये नहीं पढ़ा? नहीं, ये नहीं ये पढ़ा। नहीं। नहीं सर, आज ये नहीं सर, ये नहीं नहीं पढ़ा। अच्छा, तो अब सर जब बता दीजिए। पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एक होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये आप
पूरा डिटेल आपको गुलशन सर पढ़ाएंगे, लेकिन मोटा मोटा पढ़ाता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो पेरिफेरल है, सेंट्रल को अभी छोड़ते हैं, पेरिफेरल में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो भाग होते हैं, क्योंकि हमें ऑटोनोमस पर आना है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल में क्या होता है, इसमें जो दैहिक सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, दैहिक जो क्रियाएं होती है जो आप खुद से नियंत्रित करते हैं, जैसे हाथ में चला रहा हूँ, ये खुद से नियंत्रित हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ तो चला पा रहा हूँ, मैं ना चाहूं तो इसको रोक दूं, मैं बोलना चाह रहा हूं तो बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहूंगा तो मैं रुक जाऊंगा। एक तो ऐसी क्रियाएं होती है। दूसरी क्रिया होती है जिसको आप चाह के भी नहीं रोक सकते, चाह के भी नहीं चला सकते। जैसे हार्ट बीट है, हार्ट काम कर रहा है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रखा जाता है, उसी को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अब देखिए आप प्राणायाम से जोड़िए, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि में कहा गया है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। तो ऐसी क्रियाएं जैसे कि हृदय गति है, श्वास लेना है, इस पर भी आपके कंट्रोल नहीं है, पाचन वगैरह क्रिया है, ये आप नहीं रोक सकते ना कुछ कर सकते हैं, ये सब स्वतः चलता रहता है। स्वतः चलने वाली क्रिया को किसमें रखा गया है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी अब दो प्रकार होते हैं, उसमें भी दो हिस्सा हो गया है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो आपको कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ये आपको संदेश देता है कि भागो या मारो या गालियां दो, लड़ाई करो, ये जितनी चीजें होती हैं, भय, क्रोध, उत्तेजना, जो मस्तिष्क द्वारा ये क्रियाएं आप करते हैं शरीर से, उसको रखा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी ये बिल्कुल क्रियात्मक हुआ, एकदम एक्टिव हो जाना, इसको रजोगुण आप कह सकते हैं। रजोगुण से प्रभावित जितनी चीजें हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उसको रखा गया। दूसरा कहा गया परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें शांति और स्थिरता यानी विश्राम होता है। इसमें कहते हैं रिलैक्स करो, इसमें आपके हार्ट बीट रिलैक्स होंगे, बॉडी मसल्स रिलैक्स होंगे, मन रिलैक्स होगा। लेकिन दूसरे वाले में आपको एक्शन होगा, फाइट एंड फ्लाइट वाली स्थिति होती है, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से, वहां से भी जो है मस्तिष्क कहता है एड्रिनल ग्लैंड को, वहां से तुम निकालो जो है हार्मोन्स को, और फिर वो फाइट फ्लाइट की स्थिति बनती है। तो यहाँ तक हमने देखा मोटा मोटा, अब डिटेल गुलशन सर पूरा पढ़ाएंगे। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है, प्राणायाम की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा सामान्य परिचय आपको दिया। कल जब आप पढ़ेंगे इसको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। अब आज हम लोग आते हैं फिर से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, सॉरी इसमें योगाभ्यासों के अध्यापन विधि में। तो योगाभ्यासों के अध्यापन विधि में हम लोगों ने क्या देखा था जो इम्पोर्टेंट, उसमें कल हम पढ़ रहे थे कि जितनी योग के जितने अभ्यास हैं उसको बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? कितने पार्ट में बांटा गया है? 6 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 6 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से 6 पार्ट हैं? आसन है, प्राणायाम है, और क्या है? मुद्रा बंध है, उसके बाद क्या है? क्रियाएं हैं, क्रियाओं के बाद क्या है? ध्यान है, अभिवृत्ति, ध्यान के बाद क्या है? अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास, यानी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। ये एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस है, अभिवृत्ति एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। अब जीवन में उतारने की बात वाली है ये लास्ट में। तो 6 भागों में बांटा है। हम लोगों ने कल आसन को अच्छे से देख लिया था, उसको याद भी किया था क्लास में हम लोगों ने। प्राणायाम को हम लोगों ने देख लिया, जिसकी वजह से आज एएनएस जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको हमने थोड़ा सा परिचय देखा। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से? बंध से। ठीक है, तो तीसरा, अब देखिए ये जो बांटा गया है ना, परेशान मत होइएगा, ये जिन्होंने किताब लिखा हुआ है कैबल्य धाम की तरफ से, घरोटे साहब ने लिखा हुआ, उनको नमन है। उनके मुताबिक ये 6 पार्ट में सारे अभ्यासों को डिवाइड किया गया। लेकिन अगर बहुत सारे योगाभ्यासों का अध्यापन विधियां, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्वानों ने किताबें लिखी है, लेकिन उनका ये क्लासिफिकेशन नहीं है, उनका क्लासिफिकेशन अलग है। बहुत सारे लोगों ने यम नियम को भी जोड़ा हुआ है। तो क्लासिफिकेशन चूंकि हमारे एग्जाम में योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक पूछा जाता है, जो घरोटे साहब ने लिखी हुई है कैबल्य धाम की, इसीलिए हम इस वाले क्लासिफिकेशन को याद करते हैं।
ये क्लियर हो गया, इसमें किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं यही क्लासिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं। उस पुस्तक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट ये 6 हमें बताया गया है। हम लोगों ने आसन तक देखा था, 3 प्रकार के आसन होते हैं। फिर हम लोगों ने प्राणायाम देखा था, एएनएस पर हमारा प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम के 3 अंग देखे थे, पूरक, कुंभक और रेचक देखा था। उसके बाद हम आते हैं बंध और मुद्राएं, जो तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, तीसरा पार्ट है, वो है बंध और मुद्राएं समस्त यौगिक अभ्यासों में। अब बंध और मुद्राओं में क्या कहा गया है, कहते हैं शरीर की जो अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां हैं उस पर ये प्रभाव डालता है। हालांकि अब इसमें मांसपेशियों की चर्चा आ गई है, मसल्स की चर्चा। ऐसी मसल्स जो आपके अर्ध मतलब आधी इच्छा में है, आधी इच्छा में नहीं है, और ऐसी जो आपके बिल्कुल इच्छा में नहीं है। हालांकि आप कहेंगे कि ऑटोनोमस से जुड़ेगा, बहुत हद तक जुड़ भी जाता है, लेकिन अर्ध ऐच्छिक वाला है, अर्ध ऐच्छिक वाला नहीं जुड़ेगा, इसलिए पर्टिकुलर वो नाम नहीं दिया गया। अर्ध ऐच्छिक में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए पलक झपका रहे हैं, तो पलक झपकाना तो भी अपने आप चल रहा, लेकिन आप चाहें तो कुछ देर के लिए पलक को रोक सकते ना, नहीं झपकाएंगे, हम त्राटक कर रहे हैं, हम पलक नहीं झपकाएंगे, अर्ध ऐच्छिक हो गया ये। अनैच्छिक हुआ जिसको तो पूरी तरह ही नहीं आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो अनैच्छिक हुआ। तो मुद्रा और बंध से क्या होता है, अर्ध ऐच्छिक और अनैच्छिक जो मसल्स हैं उस पर आपका प्रभाव पड़ता है, नहीं उसमें अगर कोई कमियां हैं, कोई गड़बड़ी है, तो उसको बैलेंस करता है, उसको स्वस्थ बनाता है, उससे से रिलेटेड चीजों को। दूसरा, मुद्रा और बंध में इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं, मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है, यानी जो मर्म पॉइंट है हमारे शरीर में, जो ऑटोमेटिकली ऐसे बटन दिए हुए हैं, जो एक्टिवेट हो तो शरीर स्वस्थ रहे। अगर उन मर्म पॉइंट्स को हम एक्टिवेट नहीं करते, मर्म पॉइंट्स तक अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हो सकता है कि हमारे शरीर में जो खुद से रिपेयर करने की क्षमता है, उस क्षमता पर प्रभाव पड़े, हमारा रिपेयर खुद से ना हो। अब उन मर्म अंगों तक भी क्या होता है, रक्त प्रवाह सही से जाता है। किसकी वजह से, मुद्रा और बंध की वजह से ये बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। इसलिए मुद्रा बंध का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अलग बात है कि हम लोग मुद्रा और बंध जो है अभ्यास प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम एक योग टीचर, योग शिक्षक के तौर पर जाते हैं क्लिनिक कराने, उनको जनरली नहीं कराते, बहुत कम कराते हैं विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि समय ज्यादा मांगता है। और लोग कहते हैं इतना समय पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, समय ज्यादा लगता है इसके प्रभाव आने में, लोगों को तुरंत एक्शन चाहिए, क्योंकि हर रोज के पैसे देते हैं वो आपको। तो वहां पर भले इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जहां पारंपरिक रूप से योग सिखाया जाता है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है अच्छे से। उसके बाद आते हैं और क्या होता है, तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है। मुद्रा बंध क्या करता है, स्थिरता में योगदान देता है। वो भी कैसे स्थिरता, शारीरिक भी और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में भी योगदान देता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या हो रहा है, एक यहाँ से आया एग्जाम की दृष्टि से, मैं विद्वान नहीं हो जा रहा, बस मैं एग्जाम की दृष्टि से आपको तैयार कराना चाहता हूँ। विद्वान तो आप सब हैं, क्योंकि एमए कर चुके हैं, इतना ज्ञान है, लेकिन अब उसको चैनलाइज करना है उस ज्ञान को, बस मेरा काम ये है। मुद्रा बंध में अर्धैच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियों पर प्रभाव, मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से जाता है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में योगदान देता है मुद्रा बंध। और उसके बाद कहा गया प्राणायाम के दौरान जब आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो कहते हैं कि प्राणायाम के आधार पर ही, उसमें उपयोग करने के आधार पर बंध और मुद्राओं में भेद किया जाता है। प्राणायाम के दौरान आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो कई बार किसी जिसकी जो समस्या है, किसी के हार्ट की समस्या है, तो उसको अलग मुद्रा लगाएंगे, किसी को मोटापा की समस्या अलग मुद्रा लगाएंगे, किसी को मन बहुत विचलित होता है तो अलग मुद्रा लगाते हैं। तो उनके हिसाब से मुद्रा बंध में भेद किया जाता है, यानी प्राणायाम के दौरान। अब प्राणायाम में प्रयुक्त जो मुद्राएं होती हैं प्रायः बंध कहलाती हैं। एक जैसे कि 3 जो महत्वपूर्ण बंध हैं, और चौथा महाबंध है, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। ये प्राणायाम के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये 3 शारीरिक जो आपके बंध हैं। उसके अलावे जो हस्त मुद्रा है उसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये 3 जो बंध हैं उसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि बंद मुद्राओं में भेद किया जाता है। तो प्राणायाम के दौरान जो इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर बंद का इस्तेमाल किया जाता है, उसे वो कहते हैं मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। तो किनको कौन सा लगाना है, कब लगाना है, वो हम लोग हठ प्रदीपिका गहन संहिता में पढ़ चुके हैं। कुछ आसनों को भी मुद्रा कहते हैं,
जैसे कि विपरीत करनी मुद्रा भी है और विपरीत करनी को आसन की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि विपरीत करनी का अभ्यास जब कराते हैं तो आसन जब करा रहे होते हैं उस दौरान कराते हैं। जैसे कि शीर्षासन है, शीर्षासन को भी विपरीत करनी बहुत सारे योग संस्थान में कहा जाता है, तो वो भी आसन के दौरान कराया जाता है। और इन मुद्राओं से शरीर पर विशेष प्रभाव पड़ता है, चाहे विपरीत करनी हो चाहे वो शीर्षासन हो। अब ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा और चौथा एक बार देख करके फिर हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पांचवा और छठा देखेंगे। क्रियाएं देख लेते हैं, क्रिया में कौन कौन सी होती है। कहते हैं शरीर को शुद्ध करने वाली जो प्रक्रिया है, जो अभ्यास होता है, उसको क्रिया कहते हैं। शरीर की शुद्धि करते हैं। उसमें 6 मुख्य शोधन क्रिया की बात आती है, जिसको षटकर्म कहते हैं। षटकर्म या षट क्रिया। तो षटकर्म किस में आता है? क्रियाओं में आता है, जो कि आप हठ प्रदीपिका में, घेरन संहिता में, दोनों में 6 क्रियाएं पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। हठ प्रदीपिका में कहा गया ना, धौतिर बस्ती तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो वही यहाँ पर रखा गया, सीक्वेंस वही रखा गया है, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इसमें पूरा अब डिटेल नहीं दिया गया, क्योंकि ये आप लोग वहां पर पढ़ चुके हैं। घेरन संहिता में तो बहुत ही ज्यादा पढ़ चुके हैं, अभ्यास भी बहुत सारे लोग करते होंगे। अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। 2 अभ्यास हम लोगों ने पढ़ा, मुद्रा बंद का और क्रिया के बारे में। अब हैंड रेज कीजिए, जल्दी जल्दी इसको पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पांचवा और छठा देखें। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, पांचवा है। अब और मुख्य क्रिया जो है, क्रियाओं में तो देख ही लिया 6 है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है। शोधन क्रिया है, कफ दोष दूर होता है, ये सब जनरल है जो कहीं पर भी आपको आता है। अब आते हैं ध्यान में। ध्यान के बारे में क्या कहा गया है? जब ध्यान के बारे में बाकी और हम आगे पढ़ेंगे, जब पाठ योजना बनाएंगे, तो उसमें मेडिटेशन के बारे में और बताया गया है। यहाँ पर मोटा मोटा देखते हैं कि मन की जो वृत्तियां हैं, जिसको कहा गया है योग दर्शन में चित्त की वृत्तियां, चित्त की जो वृत्तियां यानी विषयों के प्रति जो हमारी इंद्रियां भाग रही हैं, तो विषयों के प्रति इंद्रियों का भागना वही वृत्ति है, मोटा मोटा एक लाइन में। उन वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए योग एक विधा है, उन वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए। तो योग एक विधा है, तो वो योग की कौन सी विधा उन वृत्तियों पर नियंत्रण करेगी? तो वो है ध्यान। अब ध्यान की के अनगिनत तरीके हैं, बहुत सारे। हर योग संस्थान वाले कुछ नए जो है अपना रिसर्च करते हैं, कुछ नया तरीका देते हैं। तो अनगिनत ध्यान की विधाएं हैं। और ध्यान जो है लीन होने की एक प्रक्रिया है। लीन होना मतलब किसी एक वस्तु में, किसी ध्वनि में, विचार में, उसको लेकर के उस पे मन को स्थिर करना, यानी कि प्रेजेंट में रहना, कहीं और ना जाए, एक जगह केंद्रित करना, तो उसी को लीन होना कहा गया। लीन होने का मतलब एक चीज, आप कहते हैं ना, मम्मी पापा बड़े भाई घर में कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मतलब जो विषय पढ़ रहे हो उसमें लीन हो जाओ, उसके अलावे और बाकी दुनिया से कट जाओ उस वक्त। यही ध्यान है। बचपन से हमें कहा गया ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो। हम समझ नहीं पाए कि ध्यान का क्या अर्थ है, और यहाँ जब योग में ध्यान आया तो यहाँ सिर्फ जो है पद्मासन लगा के बैठ गए, इतना ही ध्यान है। नहीं, ध्यान जब आप कोई कार्य करते हैं, सिर्फ उसी पर आपका ध्यान होता है, तो वो भी ध्यान है। और जब अध्यात्म की तरफ जाते हैं, आत्मा पर को अनुसंधान के लिए ध्यान, तो थोड़ा सा वो अलग हो जाता है संदर्भ। अब आते हैं ध्यान में क्या होता है, फिर वृत्तियों पर कंट्रोल होता है, मन पर कंट्रोल है। और ध्यान से क्या होता है, मन पर कंट्रोल करने का एक तरीका तो है, लेकिन ध्यान पर कब आएंगे? जब आसन और प्राणायाम की सिद्धि होगी, तभी आप ध्यान पर आएंगे, तो आपको फल मिलेगा। क्योंकि आसन आपका कंट्रोल में रहेगा, तो आप ज्यादा समय तक बैठ पाओगे स्थिर होकर के। अगर आसन नहीं लग रहा, बार बार आप पाँव चेंज कर रहे हैं, तो आपका ध्यान टूटेगा। प्राणायाम की साधना आपके होने से क्या होता है? प्राणायाम करने से आपका अर्ध ऐच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं पर जो कहा गया है कि नियंत्रण होता है, मांसपेशियों पर, तो वो भी आपके ध्यान में सहायक होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आसन और प्राणायाम को साधे बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल हम लोग एक ही 1 घंटे के सेशन में अपने साधक को सब कुछ करवाने की कोशिश करते हैं। वो भी चाहते हैं कि रोज हमें प्राणायाम भी हो जाए, रोज हमारा ध्यान भी हो जाए, तो उसको सब करा देते हैं। लेकिन ये देखिए, सिद्धांततः ये, मैं ये नहीं कर आप कराए ना कराएं, वो तो जैसे आपकी क्लास चल रही है, जैसे उनकी डिमांड होगी ऐसे कराना पड़ेगा, लेकिन उनको एक बार बताना जरूर चाहिए कि ये है, बाकी आपके हिसाब से हम कराएंगे।
अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? आंतरिक आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान है, खुद से जुड़ना, खुद से जुड़ना। और खुद कौन है? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो खुद से जो जुड़ना है, जो हमारे अंदर वो आत्मा है, आधारभूत सिद्धांत यही है, मूल सिद्धांत यही है। पांचवा हमारा कंप्लीट हो गया। योग को जो 6 कैटेगरी में बांटा है उसमें छठा है हमारा अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। इसको कहते हैं एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं इसको, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। अब अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास का क्या तात्पर्य है? जितना योग का अभ्यास आपने किया है उसको नियम पूर्वक जीवन में शामिल तो करें, अपनाए। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम दुकान चला रहे हैं, हम योग शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो योग के सिद्धांतों को जब हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तब उन कार्य को करेंगे तो कार्य हमारा बहुत बेहतर होगा। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि यम नियम को इसमें शामिल किया जाता है। यम और नियम को शामिल करते हैं तो यम कहा जाता है, सोशल बिहेवियर को यम कहा जाता है, यानी कि आचरण, जो बाह्य आचरण आपका समाज के प्रति है उसको सोशल बिहेवियर कहा जाता है। और जो खुद के लिए आचरण होता है उसको सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है, कि खुद का भी हमारा एक आचरण होता है कि हम शुद्धता से रहें, जहां रह रहे हैं वहां साफ सफाई करें, शरीर की सफाई करें, पेट साफ होना चाहिए, हमारा हमारा मन साफ होना चाहिए। ये सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है, कपड़े साफ पहने, स्वच्छता वगैरह। तो ये सारा भी हमारे जीवन में, और इसको कहा गया संपूर्ण यौगिक अभ्यास। जितना बाकी पांचों यौगिक अभ्यास आपने पढ़ा, जिसमें आसन पढ़ा, प्राणायाम पढ़ा, मुद्रा बंध पढ़ा आपने, फिर आपने चौथा क्या पढ़ा? आसन पढ़ा, प्राणायाम पढ़ा, मुद्रा बंध पढ़ा, क्रियाएं पढ़ा, क्रियाएं, तो ये 5 ध्यान, ध्यान, ध्यान पढ़ा। तो उस सबका आधार है, बेस है क्या? आपका अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने किताबी ज्ञान ले लिया, कोई फायदा नहीं है। तो अब कहा गया है कि नियमों के पालन में इसका आपका आचरण सही बनेगा, उसके लिए ये जरूरी है। अमित कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब कुछ सवाल देख करके फिर आगे बढ़े, बता ही दीजिए जब हैंड रेज है आपका। तो हाँ सर, पेट साफ नहीं होने से मन साफ नहीं होता है। पहले शरीर शुद्धि होगा तभी तो मन शुद्धि होगा ना। ये बहुत अच्छा बताया है। पेट साफ नहीं पेट होगा साफ नहीं तो होने से बॉडी में इरिटेशन फील होता है, देर से मेमोरी भोजन पावर मत भी लॉस कीजिए। होता है। 7, उसका कई नियम है। 7 बजे तक भोजन कीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, मैदे वैदे वाली चीजें मत खाइए, प्रॉपर यस टाइम यस। पर जो टाइम बांधिए खाने का, और एक लिमिटेशन बांधिए खाने कितना खाना है, तो पेट साफ कैसे नहीं होगा। और अभी चैत्र का महीना चल रहा है, नीम के पत्ते खाया कीजिए। अभी आइए, अब कहा गया जितने यौगिक अभ्यास आपने पढ़े, 6 के 6 यौगिक अभ्यास, सब एक दूसरे का पूरक है, सप्लीमेंट्री है। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना तीसरा नहीं, तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। जैसे हम और आप एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट ही ना हो, हम पढ़ाएंगे क्या? किसको पढ़ाएंगे? और अगर टीचर ही ना हो तो स्टूडेंट पढ़ेंगे किससे? तो दोनों सप्लीमेंट्री है। उसी तरह से योग के जितने अभ्यास हैं, कैटेगरी बांटे गए हैं, वो सब अनुपूरक हैं एक दूसरे के। अब सवाल एक देखिए, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युज धातु युज से। धातु बहुत से। सुंदर। योग अभ्यास के अध्यात्म पुस्तक के मुताबिक आसन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तीन भागों में 3 श्रेणी में आसन को बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी है? ध्यान, ध्यानात्मक और शरीर संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। और शैथिल्य। ध्यान धारणात्मक, ध्यानात्मक, उसके बाद संवर्धनात्मक, फिर शिथिलात्मक, 3 कैटेगरी है। योग अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक आसन की श्रेणियां हैं, ध्यानात्मक, धारणात्मक, शिथिलात्मक और संवर्धनात्मक। तीनों होगा, तीनों है। प्राणायाम से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? स्वायत्त, केंद्रीय, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। प्राणायाम के अंतर्गत कौन सी 3 अवस्था होती है? पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक, रेचक, कुंभक, तीनों हो। बहुत सुंदर। अब ये क्वेश्चन देखिए, जून 2020 में पूछा गया। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? अब ये भी देख लीजिए कैसे क्वेश्चन। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे। फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए।
जून 2020 में, ये भी जून 2020 का था, हाँ, और ये भी जून 2020 का। दूसरा सवाल देखिए, योगाभ्यासों के अध्यापन विधिया के मुताबिक किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है? निश्चल खिंचाव मतलब स्टैटिक स्ट्रेचिंग। संवर्धनात्मक कहा गया। स्वस्थ तान मतलब जो हेल्दी टोन होता है उसकी बात हो रही है। इसमें होगा संवर्धनात्मक में स्ट्रेचिंग होता है। निश्चल खिंचाव मतलब स्टैटिक जो स्ट्रेचिंग होती है उसको कहा गया। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में, जिसका नाम है अध्यापन विधियां। अर्थ क्या है इसका, इसके कार्य क्षेत्र कितने दूरी तक है, उसकी चर्चा है। तो अध्यापन विधियां जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, ये देख लेते हैं एक बार। इसमें पढ़ेंगे अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के अंग, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ द टीचिंग एकेडमिक प्रोसेस, जो आप पढ़ा रहे हैं उसके कौन कौन से अंग हैं, किन किन चीजों से मिल करके पूरी अध्यापन प्रक्रिया बनती है। दूसरा कहा गया पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने ढंग बताए गए। पारंपरिक जो प्रक्रिया चल रही है उसके 2 ढंग बताए गए, एक है टीचर सेंट्रिक, एक है स्टूडेंट सेंट्रिक। स्टूडेंट को ध्यान में रख करके, एक टीचर को ध्यान में रख करके, उसको हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद आता है 7 अध्यापन विधियां, कौन कौन से हैं वो भी हम लोग इसमें जानेंगे। 7 जो अध्यापन विधियां जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, शैक्षणिक प्रक्रिया के 6 अंग से भी, सफल अध्यापन के ढंग से भी, 7 अध्यापन विधियों से भी सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में ये है, अध्यापन विधियों को प्रभावित करने वाले घटक जो है, अध्यापन विधियां है, वो किस किस चीजों से प्रभावित हो जाती हैं, तो इससे भी सवाल पूछा जाता है। पूरा का पूरा ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरा पुस्तक ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया जो है, जिसके कई महत्वपूर्ण घटक हैं। ये क्या है, एक भाग है किसका, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है। अध्यापन मतलब पढ़ना पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ भी रहा हूँ तभी पढ़ा पा रहा हूँ, अध्ययन खुद भी करना पड़ता है। तो ये जो पूरे प्रोसेस है वो किसका है, टीचिंग प्रोसेस का एक भाग है अध्यापन, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटक होते हैं। क्या क्या होते हैं घटक का मतलब देखिए क्या होता है, अंग क्या होता है। अध्यापन होता है, एक तो अध्यापन हो रहा है। अध्यापन मतलब क्या होता है, किसी चीज को विधिवत सीखना, उसकी विधियों की पूरी प्रक्रिया को अध्यापन कहते हैं। कि टीचर भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। आप सिखा तो नहीं रहे हैं लेकिन टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पूरी प्रक्रिया हो रही, इसको अध्यापन कहा जाता है, पूरी ओवरऑल प्रक्रिया को। और इसमें सिर्फ आपकी तरफ से देखें तो अधिगम होता है। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग को अधिगम कहा जाता है। इंग्लिश में अधिगम मतलब लर्निंग होता है। हिंदी का ये शब्द अगर आप लेते हैं बड़ा भारी शब्द लगता है, अधिगम क्या होता है। अभी आप कहेंगे मैं अधिगम कर रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट साइड में, तो आपका अधिगम हो रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है, आप सीख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, कार्य के द्वारा समायोजन की प्रक्रिया होती है। कार्य क्या हो रहा है, आप टीचिंग में लगे हुए, कभी लिख रहे हो, कभी सुन रहे हो, कभी जवाब दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, अध्यापन से अपना समायोजन मतलब कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हो, उस तभी जो है आप सीख पा रहे हैं। उसके बाद और क्या घटक हैं इसके टीचिंग प्रोसेस के, कहते हैं अध्यापक के बिना तो टीचिंग होगी नहीं। कोई तो होगा जो निर्देशित करेगा, जो कमांड संभालेगा पढ़ाने का। और कमांड किसके लिए संभालेगा, तो कहते हैं छात्र का भी होना जरूरी, ये भी घटक है, ये भी अंग है अध्यापन का। तो छात्र भी हो गए। उसके बाद है विषय वस्तु भी होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। विषय वस्तु क्या है, जैसे मैं अभी थ्योरी पेपर पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पेपर के लिए कंप्यूटर की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सबकी जरूरत होती है कई बार पढ़ाने के दौरान में। तो कहते हैं विषय वस्तु या क्रिया। तो इसमें 2 चीजें आती है, एक तो विषय वस्तु हो गया कि अगर थ्योरी पेपर पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड, ब्लैक बोर्ड चाहिए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कंप्यूटर चाहिए, और अगर प्रैक्टिकल सेशन ले रहे हैं विषय वस्तु क्रिया में तो उसमें योगा मैट्स चाहिए, एक अच्छा माहौल, एक कमरा चाहिए। तो सारी चीजें वहां पर आ जाता है। और योगा मैट्स पर क्या करेंगे, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद वगैरह का अभ्यास करेंगे। छठे में आता है पर्यावरण। पर्यावरण को मैं इसमें बोल दिया, छठा अलग से है पर्यावरण, यानी कि जहां पर आप योग का अभ्यास करेंगे उसका माहौल होना चाहिए। ये नहीं कि रोड पे योग अभ्यास शुरू कर दोगे, नहीं,
शांत जगह होना चाहिए, कमरा बंद होना चाहिए, वेंटिलेशन भी होना चाहिए, ना अधिक गर्मी हो ना ठंड हो, वातावरण टेम्परेचर भी उसका बैलेंस होना चाहिए, शोरगुल बाहर से ना आता हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बारिश हो गई तो बारिश से बचाव के लिए छत होना चाहिए। तो पर्यावरण जो परिवेश होता है, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, ये 6 चीजें हुई। अब देखिए क्या होगा, पहला अध्यापन, फिर अधिगम, अध्यापन अधिगम, अध्यापन अधिगम, फिर अध्यापक और छात्र, फिर विषय वस्तु और पर्यावरण। ऐसे दो दो का बंच बनाएंगे तो आपको ये क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, जो शैक्षणिक प्रक्रिया है उसके 6 घटक हैं। जो पूरी शिक्षण की प्रक्रिया है उसके 6 घटक हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन देखिए कैसे आया हुआ है, जून 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया, ये शब्द स्पेशली आता है, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? 6 6 घटक हैं। अब यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अध्यापन विधियां कह दिया गया तो 7 पे टिक लगाकर आ गए, नहीं, यहाँ के अनुसार शैक्षणिक प्रक्रिया के घटक है 6। कोई नाम बता सकते हैं 6 का जो अभी पढ़ा हुआ है? जी सर। बताइए तो। अध्यापन अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु या क्रिया, पर्यावरण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही बाकी लोग भी माइक बंद रखते हुए 2-4 बार बोल जाइए। तो क्या होगा, एक है, पहला क्या था, अध्यापन, अध्यापन, दूसरा अध्यापन, अधिगम, 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 तीसरा अध्यापक, टीचर, अध्यापक, चौथा छात्र, स्टूडेंट, छात्र, पांचवा विषय वस्तु विषय या वस्तु, क्रिया। विषय वस्तु विषय या क्रिया। वस्तु। क्या पढ़ाएंगे आप? विषय वस्तु क्या होगा? अभी विषय विषय वस्तु हमारा योगाभ्यासों का अध्यापन विधियां, ये विषय वस्तु है। या आप आज कराएंगे हम लोअर बैक की एक्सरसाइज, आज अपर बॉडी की एक्सरसाइज, आज थाइस की कराएंगे, आज कोर मसल्स की कराएंगे, ये विषय वस्तु के अंतर्गत हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, माहौल, पर्यावरण, माहौल, पर्यावरण। पर्यावरण। कहाँ पर कराएंगे उसके लिए कैसा माहौल, तो 6 चीजें। अब पूरी शैक्षणिक जो प्रक्रिया है ये, उस वो मुख्य रूप से 2 अवस्था वाला होता है। मुख्य रूप से कितनी अवस्था वाला होता है? 2 अवस्था वाला। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है अध्यापन टीचिंग, यानी कि शिक्षक द्वारा संचालित, मतलब टीचर सेंट्रिक मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया एक। दूसरा होता है सीखना, लर्निंग, जो छात्र द्वारा संचालित होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड मतलब उसमें छात्र का ही ज्यादा ध्यान रखना है। और टीचर सेंट्रिक मेथड में हुआ कि टीचर ही कंट्रोलिंग पावर में है, टीचर पर ज्यादा ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देखें, इसको ऐसे समझें, जो पारंपरिक हमारी व्यवस्था रही है, गुरुकुल की व्यवस्था रही है, उसमें वो टीचर सेंट्रिक रही है। वहां पर गुरु की महत्ता सबसे ज्यादा रही, गुरु के हिसाब से ही हर चीज चलेगा। और आज की जो व्यवस्था है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, यानी कि मॉडर्न जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो छात्र सेंट्रिक है। तो अगर पूछ दिया जाए मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा संचालित है, तो ये हो जाएगा आपका छात्र द्वारा, यानी स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड से हम काम करते हैं। अब इसमें लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक सीखना नहीं होता तब तक अध्यापन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो अध्यापन कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक ये अध्यापन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अध्यापन विधि के 2 महत्वपूर्ण घटक कौन से हो गए? वैसे 6 घटक हम लोगों ने अध्यापन विधियों के 6 घटक देखा है, उसमें से भी 2 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? अध्यापक और छात्र हैं। अध्यापक कौन है? एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छात्रों में जिज्ञासा जगाते हैं, सीखने की प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। वो छात्र सीखना, आप क्लास में इसलिए आए, योग के हजारों लाखों स्टूडेंट हिंदुस्तान में हैं, अभी क्लास में जितने लोग हैं वो मुझसे सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा है। तो मेरा काम क्या होगा? उनके अंदर उस जिज्ञासा को और तेज कर देना, बढ़ा देना, उस प्रक्रिया को और बढ़ा देना, और उसके अंदर आग जल जाए ऐसे कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो एक शिक्षक वही होते हैं जो छात्र में जो क्वालिटी है उसको उभार कर रख दे, कि चांदी पर चमक है, धुंधली पड़ गई, चांदी को चमका करके ऐसा चमक दिया कि सूर्य की रोशनी पड़ी नहीं, कि वो एकदम चमक जा रहा है। और छात्र कौन है? छात्र के भी गुण हैं कि उसको प्रशिक्षु होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। अगर छात्र क्लास में आएंगे नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो में देता हूँ वो देखेंगे नहीं, नोट्स वो देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं,
इसका मतलब नहीं करने का मतलब है कि उनके अंदर जिज्ञासा नहीं है। तो जिज्ञासा उनके अंदर होना चाहिए। अब ताकि वो क्या करे, जो पूरी प्रक्रिया है उसमें खुद को समायोजित कर पाए, कोऑर्डिनेशन उसमें बिठा पाए। अब आगे कहा गया है, ये यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं विधियां, कहते हैं ना अध्यापन विधियां। तो विधियां से क्या तात्पर्य है, क्योंकि अध्यापन विधियां बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से बहुत सवाल आएंगे, तो ये अध्यापन विधियां देखें। तो अब अध्यापन विधियां है, तो विधियां शब्द से क्या तात्पर्य है कि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, तो इसके दौरान जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, जो सरल तरीका हम अपना रहे हैं, वो तरीका क्या है, क्या उसमें दोनों की भागीदारी हो रही है, शिक्षक की भी छात्र की भी, या सिर्फ हमने बोला, हमें कुछ नहीं, हमने म्यूट किया हुआ सबका माइक, आपको बोलने नहीं दे रहे, हम जो है सिर्फ अपना मुखरा दिखा रहे हैं, हमने कोई स्क्रीन पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया हुआ है, हम आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, तो ये एक अलग विधि हो जाएगी। और जब हमने आपको भी इन्वॉल्व किया, आपको भी बोलने का मौका दिया, हम खुद भी बोल रहे हैं, हमने एक स्क्रीन भी आपके सामने लगा दिया, ये एक विधि हो गया, एक टेक्निक हो गया। उसके बाद कहते हैं अध्यापन क्या है। अब अध्यापन विधियां है ना, तो विधियां का से तात्पर्य हम लोगों ने देख लिया। अब अध्यापन क्या है। अध्यापन एक ऐसा साइंस है जिसमें किसी एक सिद्धांत को पकड़ करके पूरी सिखाने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया को तर्कपूर्ण तरीके से रखा जाता है। तर्कपूर्ण व्यवस्था होती है, अतर्कपूर्ण नहीं होते, अतार्किक नहीं होती, तार्किक होती है कि हम लोग इस क्लास में इतने ही लोग क्यों हैं, तो तर्क है कि हम यूजीसी नेट की परीक्षा देनी, तर्क है कि हम यही क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे है कि ये हमारे सिलेबस में, आज सिलेबस से गवर्नमेंट हटा दे, यूजीसी हटा दे, हम इसको अभी उसके संदर्भ में तो नहीं पढ़ेंगे यूजीसी नेट के लिए। तो अध्यापन क्या है, ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस है जिसमें सिद्धांतों का पालन करते हुए तर्कपूर्ण तरीके से हम इस प्रक्रिया को, अध्यापन की प्रक्रिया यानी सीखने, अधिगम की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। दूसरी बात कही गई, अध्यापन एक कला भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेहा जी आ रहा हूं। अध्यापन जो है, जैसे अभी योग में मान लीजिए अध्यापन हम कर रहे हैं या करा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ, ज्यादातर जितने हैं सभी योग के शिक्षक ही हैं, क्योंकि मास्टर आपने कर लिया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग सिखा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन, तो सारे लोग टीचर हैं। तो आप क्या करते हैं, आपके दो पक्ष होते हैं पढ़ाने के। एक तो होता है थियरी पेपर, जिसको सैद्धांतिक पक्ष कहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आप पढ़ाते हैं, सभी सिद्धांत पढ़ा रहे हैं कि स्थिरता आनी चाहिए, झटके नहीं देने चाहिए, सब सिद्धांत है, थियरी है। दूसरा है प्रैक्टिकल पक्ष, है व्यवहारिक पक्ष, जिसमें योग के अभ्यास के, तारासन करना है तो अब जो है शरीर सीधा कर लीजिए, योग अवस्था में खड़े हो जाए, दोनों एड़ी पंजों को मिला ले, हाथ सामने ले जाते हुए श्वास ऊपर उठाए, जो भी आप जैसे भी कराते हो, जिस भी योग स्कूल के मुताबिक आप कराते हो, वो जो प्रक्रिया है प्रैक्टिकल है, वो व्यवहारिक पक्ष हुआ। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं, तो किसके, अध्यापन के दो पक्ष हो गए, थियरी और प्रैक्टिकल। तो योग के संदर्भ में अब हम लोग थोड़ा संकीर्ण हो जाते हैं, थियरी और प्रैक्टिकल। अब जो ऊपर हम लोगों ने देखा उसका फिर से यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। जो ये लाइन आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग हैं। इसी लाइन को देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने ढंग हैं। तो दो हैं जो हमने ऊपर देखा, अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित, टीचर सेंट्रिक मेथड, स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। प्राचीन काल में हमने कहा जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें गुरुजी होते थे, गुरु के हिसाब से ही सब चलना पड़ेगा, गुरु के हिसाब से सारे स्टूडेंट चल रहे हैं। आजकल है छात्र केंद्रित, मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक है, वैज्ञानिक विचारधारा है। इसमें कहा गया नहीं, स्टूडेंट के हिसाब से हम चलेंगे, स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा स्टूडेंट कैसे कर रहा है, उसको कैसे जो है ठीक करना है, तो उसमें स्टूडेंट के हिसाब से हम चल रहे हैं, जिसको छात्र केंद्रित कहा गया है, छात्र की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। तो ये लाइन रखना है, पारंपरिक रूप से अध्यापन के दो ढंग आपके हो गए। यहीं तक आज हम लोग रखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। समग्र अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शैक्षणिक प्रक्रिया आजकल क्या है, छात्र केंद्रित होता है। आज की संदर्भ है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। योग अभ्यासों के अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होता है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पर्यावरण केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित। क्या होता है,
छात्र केंद्रित। छात्र केंद्रित होता है। अब देखिए, बहुत बढ़िया। जून 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया? योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार है? पारंपरिक रूप से दो सफल दो दो। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग रखेंगे। अध्यापन विधियां 7 हैं, कल पढ़ेंगे।